स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के साथ आगे सामने मोदी चैनल के सुबह की सारी फटाफट बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आरएसएस से डरने वाले कांग्रेसियों को पहली फुर्सत में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दोस्तों बताएंगे कहां पर कांग्रेस पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा है और दूर तक मैसेज भेजा गया है। दोस्तों इसी के साथ में दिल्ली के चुनाव में कूदने वाले हैं राहुल गांधी, बताएंगे कहां कहां पर उनकी सभा होने वाली है दोस्तों, और कौन सी स्ट्रेटजी पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी बीजेपी समेत सारी दिल्ली के चुनाव की अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में किसानों का एक बड़ा ऐलान है 26 जनवरी को लेकर, बताएंगे क्या लाखों की संख्या में फिर से ट्रैक्टर उतारने की चर्चा है और राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी अमित शाह के दुलारे नेता, लेकिन हो गए पूरी तरीके से एक्सपोज। साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़े खेला होने की खबर सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जब लड़ाई विचारधारा की हो तो फिर कमजोर लोगों को संगठन से बाहर का रास्ता ही दिखाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अभी तक क्या लगता है आपको दोस्तों, दिल्ली का चुनाव कहां तक पहुंच चुका है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के उद्घाटन के समय राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम से है। उन्होंने आगे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भाजपा सरकार से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों इसके बाद बीजेपी के लोगों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई थी, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की आजादी और हमारे देश के लिए जान गंवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हुए कहा है कि भारत को असली आजादी तब मिली जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। इस पूरे मामले से एक बात साबित हो चुका है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के संविधान, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। दोस्तों 1947 की आजादी को असली आजादी नहीं मान रहे, यही बड़ा कारण है दोस्तों की बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नागपुर में आरएसएस के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और जोरदार विरोध किया गया। दोस्तों नारेबाजी की गई और उसके बाद आरएसएस के कपड़े जलाए गए, जिसके कारण आरएसएस के लोग बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि जो आरएसएस के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, जो आरएसएस से डर गए हैं, उन सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अचानक से एक बड़ी कार्रवाई की है। आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय तक मार्च निकालते वक्त 60 कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता थे जो मार्च में मौजूद नहीं थे दोस्तों, और आरएसएस से डर रहे थे। इसके बाद इन 60 के 60 कार्यकर्ताओं नेताओं को एक साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे पोस्ट से हटाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जिन नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है दोस्तों, उसमें कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता है। कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को हटाया है उसमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर 8 महासचिव और 20 सचिव और कुछ जिला अध्यक्ष भी शामिल है। नेशनल यूथ कांग्रेस की ओर से 19 जनवरी को मार्च का आयोजन किया गया था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों एकदम सही फैसला लिया गया है कि जो लोग विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो लोग डरते हैं, उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस फैसले पर आपकी क्या राय है दोस्तों, इसे 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे इस तरीके के फैसले का। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी अब दिल्ली के चुनावी मैदान में ऑफिशियल तौर पर मैदान में उतरने वाले हैं। उनकी 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को दिल्ली में रैली होने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 22 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को दिल्ली के सदर बाजार, मुस्तफाबाद और मादीपुर में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने इलाकों में फिर से सक्रिय होती चली जा रही है। राहुल गांधी भी लिमिटेड रैली करेंगे, लेकिन उन्हीं इलाकों में करेंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव पर किसानों ने आखिरकार बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। आज किसान दिल्ली कूच करने वाले थे, लेकिन अचानक से केंद्र सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद किसानों ने फैसला लिया है कि आज जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम था उसको रद्द किया जाता है और चिकित्सा लेने को भी तैयार हो गए हैं किसान नेता डल्लेवाल। उन्होंने कहा है कि वो अपना इलाज जरूर करवाएंगे, लेकिन अनशन नहीं तोड़ेंगे, अनशन लगातार जारी रहेगा। फरवरी में 14 तारीख को केंद्र सरकार के लोग और किसानों के बीच में बातचीत होगी, ये जानकारी दी गई है दोस्तों। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी तक का मोहलत मांगा है और किसानों ने दे भी दिया है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सारी मांगे मानी जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि किसान बातचीत करने को तैयार नहीं है, पूरी तरीके से झूठ है। किसान सारे मौके देना चाहते हैं भाजपा की सरकार को बातचीत करने के लिए और फिर एक मौका दिया गया है। लेकिन इस बीच ये ना लगे कि आंदोलन धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है, तो एक और मैसेज भेजने की तैयारी शुरू हो गई है दोस्तों। आंदोलनरत किसान अपनी पुरानी घोषणा के अनुसार 26 जनवरी को ट्रैक्टरों के साथ दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सड़कों पर उतरेंगे। ये घोषणा किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेताओं की बैठक में लिया गया है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया है कि 1.5 घंटे किसान ट्रैक्टर के साथ मॉल, साइलो, टोल प्लाजा, भाजपा के दफ्तरों के सामने सड़क के किनारे अपनी ट्रैक्टर को खड़ा करेंगे और विरोध जताएंगे। दोस्तों कोहाड़ ने बताया है कि 56वें दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन लगातार जारी है। कुल मिलाकर किसान दोनों मोर्चे पर काम कर रहे हैं, एक तो अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और शक्ति का परिचय भी करा रहे हैं, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समय भी दे रहे हैं कि वो कोई फैसला ले जिससे किसानों को संतुष्टि मिले, किसानों की मांग पूरी हो जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों कि 14 फरवरी तक का जो टाइम बीजेपी की सरकार ने मांगा है, क्या कोई समाधान निकालेंगे? क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से आंदोलन जारी है यहीं पर खनौरी बॉर्डर पर। उससे पहले भी 1 साल आंदोलन हो चुका है और किसान निरंतर मैदान में उतरे हुए हैं, फिर भी बीजेपी सरकार से किसानों का समाधान नहीं हो पाया है। तो अगले 24-25 दिनों में क्या समाधान हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली के प्रत्याशी परवेश वर्मा, लेकिन हरिश्चंद्र बनने निकले भारतीय जनता पार्टी के नेता को खुद अपने ही चाल में फंसता हुआ देखा गया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ सौरभ भारद्वाज ने बड़ा खुलासा किया है। चुनावी एफिडेविट से जो खुलासा हुआ उसके अनुसार बीजेपी के नेता परवेश वर्मा की सालाना इनकम 17 लाख रुपए 2017-18 के टाइम में हुआ करती थी, जो साल 2023-24 में बढ़कर 19 करोड़ 70 लाख रुपए
हो गई। सवाल ये उठता है कि मात्र 5 साल में इतना इनकम की बढ़ोतरी कैसे हो गई? कौन सा जादू बीजेपी के नेता जानते हैं जो मात्र 5 साल में अपने सालाना आय को 11,488% बढ़ा लेते हैं? ये जादू देश की जनता को भी बताना चाहिए ताकि उनकी भी इनकम 11,000% बढ़ जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अपने आपको राजा हरिश्चंद्र बता सकता है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल को लेकर विवाद हो गया। दोस्तों, अनब्रेकेबल की ये डॉक्यूमेंट्री जारी नहीं करने दी गई। यानी इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लोगों को किस तरीके से चुनाव आने से पहले जानबूझकर 1 साल से जेल में रखा गया, फंसाया गया और काम नहीं करने दिया गया। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के सारे नेताओं के बारे में बने डॉक्यूमेंट्री को जारी नहीं करने दिया गया। तो फिर उन्होंने अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगाया, IITN वाला, और डॉक्यूमेंट्री को पब्लिक में रिलीज करने की जगह उन्होंने यूट्यूब पर डाल दिया दोस्तों। और जैसे ही ध्रुव राठी के चैनल पर यूट्यूब पर यह डॉक्यूमेंट्री डाली गई, वैसे ही ये डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई। मात्र कुछ घंटे में लगभग 60 लाख लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को देख लिया था। यानी 60 लाख व्यूज आ गए थे इस वीडियो पर। यानी जिस डॉक्यूमेंट्री को रोकने की कोशिश की जा रही थी ताकि लोगों तक यह सच्चाई ना पता चले कि कैसे एक साल से लगातार मंत्री से लेकर बड़े बड़े लोगों को जेल में भेजा गया, लेकिन अब 60 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। आने वाले दिनों के अंदर ये व्यूअरशिप और ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। यानी अगर इसे नॉर्मल तरीके से लॉन्च करने दिया गया होता तो शायद इतने लोगों तक नहीं पहुंचता, लेकिन विवाद खड़ा किया गया तो फिर अब ये लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा कि आप लोगों ने भी ये डॉक्यूमेंट्री देखी है दोस्तों। अगर हाँ तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जहां पर इंडिया गठबंधन में खींचतान की खबर आ रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से तो यही संकेत मिल रहा है। दरअसल जहानाबाद में एक रैली के दौरान जीतन राम मांझी ने फिर से एनडीए गठबंधन को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के चुनाव में हमको एक भी सीट नहीं दिया गया, हमारे साथ धोखा हुआ है, एनडीए के लोग हमारे साथ बार बार धोखा कर रहे हैं। आगे जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम उनको औकात दिखाएंगे। यानी पहले उन्होंने एनडीए गठबंधन को 2 दिन पहले फटकार लगाई थी, फिर कल भी उन्होंने फटकार लगाई है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जीतन राम मांझी इसी तरीके से पूरे एनडीए गठबंधन की पोल खोलते रहेंगे दोस्तों। और जीतन राम मांझी के द्वारा जो बार बार धमकी दी जा रही है, तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक ऑफर भेजा गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि हमारे साथ आइए, आपका पूरा सम्मान होगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे जीतन राम मांझी? ये बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। लेकिन एनडीए गठबंधन के लिए एक और बुरी खबर आई है। पशुपति पारस ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है दोस्तों। सवाल ये उठ रहा था कि चिराग पासवान के चाचा और स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई आखिर कौन सी गठबंधन के साथ जाने वाले हैं, कौन से गठबंधन का दामन थामने वाले हैं? तो अब जो जानकारी है उसके अनुसार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करके स्पष्ट कर दिया है कि लालू यादव उनके अभिभावक है। अभी ये शब्द यूज करना कि लालू यादव हमारे अभिभावक है, ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर आरएलजेपी पार्टी का रुख इंडिया अलायंस की ओर हो सकता है। और इंडिया अलायंस को 2 बड़ी पार्टियों का सपोर्ट मिल सकता है, एक जीतन राम मांझी की पार्टी का, दूसरा रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी उनके भाई की पार्टी आरएलजेपी का। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने 2018-19 के चुनाव के दौरान निशाना साध दिया था दोस्तों। उन्होंने अमित शाह को लेकर हत्या शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को बुरा लगा तो वो कोर्ट पहुंच गए और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। जैसे ही ये जानकारी मिली, राहुल गांधी ने भी अपने वकील सुप्रीम कोर्ट में उतार दिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही वकील पहुंचे तो आपराधिक कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा को तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। इसी के साथ में झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर 10 वर्षों के बाद आजसू पार्टी में वापस लौट आए हैं। रविवार को पार्टी के हरमू स्थित कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष सुदीप महतो ने पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने 2024 का चुनाव मिलकर झारखंड में लड़ा था। उनको लग रहा था कि वो जीत जाएंगे क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मैया सम्मान योजना के फेर में इतनी बुरी तरीके से फंस गए भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोग की बुरी तरीके से झारखंड में हार मिली है दोस्तों। अब आजसू पार्टी और बीजेपी के लोग अपने पुराने नेताओं को इकट्ठा करके पार्टी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आजसू पार्टी का पत्ता भारतीय जनता पार्टी के कारण ही कटा है, क्योंकि बीजेपी जिस राज्य में जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, धीरे धीरे करके उसको समाप्त की ओर भेज देती है। चाहे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल हो, या फिर हरियाणा में जननायक जनता पार्टी हो, या फिर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी, और झारखंड में अब आजसू पार्टी हो, या फिर असम के अंदर असम गण परिषद हो, हर जगह बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि पहले दोस्ती करो और धीरे धीरे करके उनके वोटों को अपनी ओर कर लो और दूसरी पार्टी को खत्म कर दो और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर जाओ। साथ साथ दोस्तों, दुनिया में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के साथ ही उन्होंने कई सारे कंट्रोवर्शियल फैसले लेने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। लेकिन भारत की मीडिया में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसकी एक बानगी आप देखिए। ये टेम्पलेट छापा जा रहा है न्यूज चैनल में, जिसमें लिखा हुआ है कि नाचते हुए ट्रंप ने किए 3 ऐलान, पूरा भारत हैरान, मोदी का जलवा। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे दोस्तों सफेद झूठ बोला जा रहा है और मूर्ख बनाया जा रहा है दिन दहाड़े। यानी ट्रंप के नाचने और ऐलान करने से भारत को क्यों हैरानी होगी, और उससे बड़ी बात इसमें मोदी का क्या जलवा है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों कि 5 घंटे में 3.5 लाख लोगों ने ऐसे वीडियो देखे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से अंधभक्तों को दिन दहाड़े सफेद झूठ बोलकर मूर्ख बनाया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तारीख पास आते ही आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने आक्रामक चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम
सीएम अरविंद केजरीवाल ने छोटी छोटी जनसभाओं के जरिए 70 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस कैंपेन के तहत केजरीवाल हर दिन 3 बड़ी छोटी सभाओं को संबोधित करेंगे दोस्तों, और पार्टी ने फैसला लिया है कि 70 की 70 विधानसभा में रीच करेंगे, पहुंचेंगे। पूर्वी दिल्ली से ये सभा शुरू होने वाली है। कृष्णा नगर, विश्वास नगर, गांधी नगर में उनकी एक सभाएं होंगी। इसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। साथ साथ पटना के सिविल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ऐसा लग रहा है कि काफी फुर्सत में लोग रहते हैं दोस्तों। कारण यह है कि राहुल गांधी के बयान पर उनके खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया गया कि राहुल गांधी का बयान सुनकर दूध हाथ से गिर गया, नुकसान हो गया, और बिना किसी बात के राहुल गांधी को नोटिस भेजने की कोशिश की गई। और अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। वकील बीके कातियाल ने बिहार के वोटर्स को फर्जी कहने और अपमानित करने का मामला अरविंद केजरीवाल पर दर्ज करवाया है। यानी ये बयान 10-15 दिन पुराना होगा, जिस बयान को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर अब ये मामला दर्ज करवाया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लगता है कि काफी फ्री बैठे हैं पटना के सिविल कोर्ट के कुछ वकील, जिनका काम केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके सुर्खियां बटोरना मात्र रह गया। साथ बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन शुरू हुआ है दोस्तों। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को एकाएक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद प्रारंभिक इलाज के लिए उनको पीएमसीएच के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आईसीयू में भर्ती कराया गया। देवनानी से मिलने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला अस्पताल पहुंचे हैं। साथ शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महायुति सरकार को इसलिए घेरा है क्योंकि सैफ अली खान पर हुआ हमला काफी गंभीर मामला है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर बांग्लादेशी कहां से आ गए? सैफ अली खान पर हमला करने वाला व्यक्ति 6 महीने पहले बांग्लादेश से आया था। क्या ये साजिश है? ये इन्हें बताना चाहिए। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर बांग्लादेशी कैसे आ रहे हैं? कुल मिलाकर दोस्तों भाजपाई खुद अपनी चाल में बुरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट बोला, कहा जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए। दिल्ली दंगे के आरोपी और जमानत पर रिहा होने की मांग करने वाले ताहिर हुसैन, जिन्हें एआईएमआईएम ने टिकट दिया है दोस्तों, उनको लेकर कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। हालांकि यह सच्चाई है कि देश में जेल में रहकर भी लोगों ने चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, तो फिर एक नेता को लेकर अकेले इस तरीके की टिप्पणी का क्या मतलब है दोस्तों? आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सही बयान है या फिर केवल एक नेता को लेकर ऐसा बयान देने की जगह पूरे देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जेल में हो तो वो चुनाव ना लड़ सके? आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। शासक केजरीवाल बोले, कहा केंद्र जमीन दे, सफाई कर्मचारियों के लिए घर हम बनाकर देंगे। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उन्होंने जन कल्याणकारी योजना लागू करने की मांग की है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सफाई कर्मचारियों के घर का मुद्दा काफी दिलचस्प हो चुका है। आम आदमी पार्टी की ओर से घर बनाने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार से जमीन देने की मांग की गई है। साथ साथ दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ लेते ही कुछ बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने पहली घोषणा यह की है कि अमेरिका के दक्षिण सीमा पर नेशनल इमरजेंसी यानी आपातकाल घोषित कर दी है, जिसके कारण जितने भी अवैध प्रवासी है उनको रोका जाएगा। सेना तैनात कर दी गई है दोस्तों। बॉर्डर गार्ड को हटाकर अब सोल्जर लगाए जाएंगे। जो अमेरिका की मिलिट्री के लोग हैं उनको लगाया जाएगा, ताकि मैक्सिको और विदेश से लोग तार के थ्रू अमेरिका ना आ जाए, यानी इलीगल तरीके से अमेरिका में ना घुस पाए। कई सारे लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। क्या आपको लगता है दोस्तों ऐसे प्रबंध करने से अमेरिका के राष्ट्रपति कभी भी अमेरिका में घुसपैठ को रोक पाएंगे? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप ने बड़े बड़े दीवारें खड़ी करके कोशिश की थी कि वो प्रवासियों को रोक पाए, बाहर से आने वाले लोगों को रोक पाए, इलीगल आने वाले लोगों को रोक सके, लेकिन ऐसा पहले तो नहीं कर पाए, अब भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को लगाया जाएगा सुरक्षा में वही लोग पैसा लेकर दूसरों को आने की इजाजत दे देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों पिछली बार भी फेल हुए थे, तो क्या इस बार भी फेल होंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसे बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा देने से अवैध प्रवासियों को रोका जा सकेगा? ट्रंप ने दूसरा बड़ा फैसला लिया है, रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को लागू किया जाएगा दोस्तों। यानी मैक्सिको एक पिछड़ा देश है जिसका बॉर्डर अमेरिका से लगता है और वहां के लोग अमेरिका चले आते हैं, तो फिर अमेरिका की कोर्ट में कार्रवाई चलती है उनको वापस भेजने के लिए, तो लंबा समय लगता है। इसके लिए ये रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी लेकर आई गई थी, जिसके तहत उन लोगों को वापस से मैक्सिको भेज दिया जाएगा और जब जब कोर्ट की सुनवाई होगी तब लोग अमेरिका आ सकते हैं। इसे फिर से लागू कर दिया गया है। बाइडेन ने 2019 में पॉलिसी आने के बाद इसे हटा दिया था। साथ साथ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। फ्री स्पीच के लिए अमेरिका में सेंसरशिप पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका में थर्ड जेंडर को समाप्त कर दिया गया है, यानी अमेरिका में अब कोई थर्ड जेंडर नहीं होगा, या तो मेल या फीमेल होंगे। केवल 2 ही तरीके के जेंडर अब अमेरिका में होंगे। और कोविड मैंडेट उल्लंघन के कारण निष्कासित किए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर बहाली की जाएगी और वापस मुआवजा दिया जाएगा। और इसके बाद अमेरिका और मैक्सिको देश के बीच में जो समुद्री एरिया है जिसे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है, अब उसका नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है दोस्तों। यानी अमेरिका अपना आधिपत्य, अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है इस इलाके पर भी। और एक और कंट्रोवर्शियल फैसला ट्रंप ने लिया है दोस्तों। ट्रंप पनामा कनाल पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। ये वैसा कनाल है जहां से दुनिया भर के ट्रेड होते हैं दोस्तों। प्रशांत यानी पैसिफिक ओशन से लेकर अटलांटिक ओशन के बीच का ये रास्ता है जिस पर दुनिया भर के देश कब्जा करना चाहते हैं और अमेरिका भी इस पर कब्जा करने की बातें कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों ट्रंप के ये बड़े ऐलान है। आपकी क्या राय है? क्या आपको इसमें से कोई ऐसा ऐलान लग रहा है जिससे दुनिया का भला हो पाएगा, या फिर अमेरिका के हित में केवल कदम उठा रहे डोनाल्ड ट्रंप? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नई दिल्ली विधानसभा के प्रचार करने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल। एमपी फ्लैट में अरविंद केजरीवाल के प्रचार के दौरान स्थानीय जनता ने उनका विरोध किया, नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक और उनके सुरक्षा कर्मियों की वजह से जनता का आक्रोश और ज्यादा बढ़ा है दोस्तों। कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल का विरोध किया गया है, या फिर जिस तरीके से परवेश वर्मा के सहयोगी ने
अरविंद केजरीवाल का कुछ दिन पहले विरोध किया था, क्या उसी तरीके के सहयोगियों को आगे करके ये विरोध करवाया जा रहा है? साथ साथ दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी अपना कुनबा और मजबूत करने में जुटा हुआ है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में रविवार को जयनगर प्रखंड के वरिष्ठ नेता ब्रज किशोर यादव ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दोस्तों उनकी इस एंट्री से आरजेडी के खेमे में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ गई है। ब्रज किशोर यादव बैरा पंचायत के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने 2020 में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के टिकट पर खजौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उनकी सामाजिक और राजनीतिक पकड़ को देखते हुए यह कयास लगाया जा रहा है कि आरजेडी उन्हें आगामी चुनाव में फिर से मैदान में उतार सकती है। उनकी एंट्री से आरजेडी के समर्थकों में उत्साह है और ये कदम पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति के लिए अहम हिस्सा माना जा सकता है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जो बताएगा। साथ साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से मिलने की जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात करते हुए अपने बेटे की शादी का कार्ड दोनों नेता को दिया है और विपक्ष के दोनों दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है शादी में। क्या आपको लगता है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जाना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बैठे किसानों के आंदोलन में तो जा नहीं रहे, उनकी समस्या का सॉल्व तो कर ही नहीं रहे और लोगों को आकर कार्ड बांट रहे हैं शादी का। साथ साथ कांग्रेस के नेता उदित राज ने बौद्ध भिक्षुकों और रविदास और वाल्मीकि मंदिरों के पुजारियों तथा गिरजाघरों और पादरियों को 18,000 रुपए दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के निकट प्रदर्शन किया है। बाद में पुलिस ने पूर्व सांसद उदित राज और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि सरकार दलित विरोधी है। कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल ने मंदिर और गुरुद्वारों को लेकर तो यह ऐलान किया है कि 18,000 रुपए पुजारी और ग्रंथियों को दिया जाएगा, लेकिन जो बौद्ध मंदिरों के लोग हैं उनको क्यों पैसा नहीं दिया जाएगा? और बौद्ध भिक्षुकों के साथ साथ पादरियों के वेतन की मांग की गई है, यानी चर्च और बुद्ध धर्म के जो चैत्य होते हैं जहां पर बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनकी भी सैलरी फिक्स होनी चाहिए। 18,000 रुपए उनको भी दिया जाना चाहिए। साथ साथ कांग्रेस के सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी में पान बाजार पुलिस स्टेशन में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों आरोप है कि राहुल गांधी ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला बयान दिया है। बीएनएस की धारा 152 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर गैर जमानती है, यानी सारी कोशिशें की जा रही है कि जैसे जैसे राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और ऐसे मामले में जेल में भेजा जाए कि उनको जमानत भी ना मिले। राहुल गांधी की अगर गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जमानत के लिए सीधा कोर्ट जाना पड़ेगा। एफआईआर गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील मनोजित चेतिया ने दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है, यानी राहुल गांधी के बयान से ही देश खतरे में आ गया है दोस्तों। लेकिन चाइना ने भारत की इतनी भूमि कब्जा ली तब देश खतरे में नहीं आया। बार बार जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा है तब देश खतरे में नहीं है और लगातार इकोनॉमी नीचे गिरती चली जा रही है तो अर्थव्यवस्था इससे खतरे में नहीं है और देश में रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है तो रुपया खतरे में नहीं है। बच्चों की शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है तो शिक्षा खतरे में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के बयान से देश जरूर खतरे में आ गया है, जैसा कि भाजपा के नेता को लगता है। मामला भी दर्ज कराया गया है दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था, क्या वो एकनाथ शिंदे के साथ रिपीट होने वाला है? क्या शिवसेना पूरी तरीके से खत्म होने वाली है? दोस्तों संजय राउत ने दावा किया है कि शिंदे गुट में नया नेतृत्व उभर रहा है। उदय सामंत 20 विधायकों का समर्थन लेकर इस नए गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को हटाने की योजना बना रही है। उन्होंने दावा किया है कि शिंदे को जब इस गतिविधि की जानकारी हुई तो उन्होंने दबाव की राजनीति बदली और अंततः उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि शिंदे बार बार चिंतित रहते हैं और सतारा में अपने गांव जा जाकर सलाह मशविरा कर रहे हैं। उदय सामंत का एक नया गुट तैयार हो गया है। राउत ने कहा है कि शिंदे गुट में एक नेतृत्व के उभरने की संभावना है। उदय सामंत नाम के गुट की राउत ने दावा किया है कि उनके पीछे 20 विधायकों का समर्थन है और हो सकता है कि ये 20 विधायकों के समर्थन के बाद वो एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दे और शिवसेना एकनाथ शिंदे फिर से टूट जाए। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था वही अब शिंदे के साथ ना रिपीट हो जाए। साथ साथ पत्रकार पूछते हैं कन्हैया कुमार से कि आपने क्या प्रधानमंत्री मोदी को फेस टू फेस मुलाकात की है, क्या उनसे आमने सामने मुलाकात हुई है? कन्हैया कुमार ने कहा कि नहीं, मोदी जी हम जैसे आम लोगों से क्यों मुलाकात करेंगे, कॉमन लोग से क्यों मुलाकात करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी तो मेलोनी जी से मुलाकात करते हैं, ट्रंप जी से मुलाकात करते हैं, अंबानी, अडानी और कपूर फैमिली से मुलाकात करते हैं। यानी दोस्तों कन्हैया कुमार को सवालों के घेरे में लिया जाता है, लेकिन कन्हैया कुमार जिस लेवल के नेता है उनको इस तरीके के सवालों का कोई असर नहीं पड़ता और वो घुमाकर वापस लौटा देते हैं और यही उन्होंने किया। मीडिया वाले के सवाल को घुमाकर उल्टा वापस लौटा दिया गया है दोस्तों। साथ साथ सन्यासियों को जब तेज बुखार आता है तो वो गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मैंने भी किया और मैं तुरंत ठीक हो गया। अगर ये बयान कोई अंधभक्त दे तो आप कहेंगे कि कोई नहीं, हो सकता है कि अंधभक्ति में काफी ज्यादा लीन होगा इसलिए इस तरीके का बयान दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है दोस्तों कि देश के सबसे बड़े सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी ने यह विवादित बयान दिया है, अंधविश्वास फैलाने वाला बयान दिया है दोस्तों। कामकोटी के इस बयान की अब जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। अब दोस्तों जिस तरीके से देश की बड़ी बड़ी संस्थानों पर जिन लोगों की नियुक्तियां हो रही है वो तो पहले से ही सवालों के घेरे में, लेकिन कुछ लोग आकर खुलकर बता देते हैं कि उनकी नियुक्ति क्यों करवाई गई है और इस मानसिकता के लोगों को जानबूझकर
बड़े बड़े पोस्टों पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं भारत की प्रतिष्ठित संस्थानों पर धब्बा लगता जा रहा है दोस्तों। और डर इस बात का है कि कहीं इतनी बड़ी बड़ी संस्थानें जिसको देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, दुनिया भर के अंदर प्रतिष्ठा थी, क्या उनकी प्रतिष्ठा खत्म होती चली जाएगी और क्या शिक्षा का स्तर भी घटता चला जाएगा? क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को अगर पोस्ट पर बिठाया जाएगा जो अंधविश्वास खुलेआम फैलाते हैं बिना किसी लॉजिक के, तो फिर संस्थान का क्या ही होगा? आप लोग अपने राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार बना दो, 6 महीने में पीओके भारत का हो जाएगा। दोस्तों लोग तब से पीओके का इंतजार ही कर रहे हैं। राजनाथ सिंह फिर एक ऐसा ही बयान लेकर सामने आ गए, कहने लगे पीओके भारत का मुकुट मणि है, इसके बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। राजनाथ सिंह के बयान पर फिर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बार बार ये जुमला सुनाते रहेंगे या फिर कुछ करेंगे भी? 6 महीने वाला जुमला सुनाया गया था, अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि 6 महीने बीत गए, आखिर वो 6 महीने कब बीतेंगे जब पीओके भारत का हिस्सा बनेगा? कुल मिलाकर दोस्तों कुछ नेताओं को अलग अलग नारे के साथ ऐसा लगता है कि काम पर बिठा दिया गया। उनका काम केवल इतना ही है कि हर 2-3 दिन में, 4 दिन में नारेबाजी करते रहे। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जो लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जबरदस्त। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत